कोविड ये वो बीमारी है जिसका जिक्र हम सबके जहन में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि एक ऐसी बीमारी थी जो कि हवा के झोंके की तरह आई और पूरे देश में किसी तूफान सी फैलकर ऐसी तबाही मचाई कि उस तबाही के बाद हम और आप आज तक ठीक तरीके से रिकवर भी नहीं कर पाए हैं। एक ऐसी बीमारी जिसने जाने के बाद तो लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स देकर परेशान कर ही दिया, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसने पूरी दुनिया को बीमार कर दिया, वर्ल्ड इकोनॉमी को बीमार कर दिया और कुछ देशों का हाल तो ऐसा बना दिया कि वो कब ठीक हो पाएंगे ये तो उस देश की सरकार भी नहीं बता पा रही है। कोरोना की वजह से बीते 2 साल जैसे बीते हैं, ये शायद ही हम में से कोई कभी भूल पाएगा। पहला लॉकडाउन जब इंडिया में आया था तब वो किसी वेकेशन की तरह लग रहा था। लोग अपनी हेक्टिक लाइफ से काफी ज्यादा तंग आ चुके थे, सब अपने अपने घर को लौटे थे। वो ब्रेक हम सब ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। कोई कुकिंग एक्सपर्ट बन गया था, कहीं पर अजीब तरीके के कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में दुनिया भर की चीजें हो रही थी। और पहला लॉकडाउन और पहले लॉकडाउन का एक एक मिनट हम सब काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। लग रहा था कि ये मच नीडेड ब्रेक था। लेकिन उसके बाद जब चीजें धीरे धीरे ट्रैक पर आनी शुरू हुई तब समझ में आने लगा कि घर का ये आराम कहीं ना कहीं बाकी की जिंदगी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ लोग अपनी नौकरियां खोना शुरू कर चुके थे, किसी के बिजनेस में दिक्कत आना शुरू हो गई थी, किसी की पढ़ाई रुक गई थी और कई सारी परेशानियां धीरे धीरे कर कर अनफोल्ड होने लगी। उसके बाद लगा कि नहीं, अब चीजें वापस बैक टू नॉर्मल हो जानी चाहिए। छुट्टी हमने बड़ी एंजॉय कर ली, अब वापस उसी घोड़े को उसी मैदान में लौटने का सही समय आ गया है। वही हेक्टिक लाइफ, वही जॉब सिक्योरिटी, हर चीज वैसी की वैसी ही चाहिए। लेकिन जब तक हमारी ये विशेष पूरी होती, दूसरा लॉकडाउन आ चुका था। और उसके बाद क्या था, दूसरे लॉकडाउन में हर किसी के घर में पेशेंट, हर किसी के घर में कोविड मरीज और भारत ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि लोग क्या करे क्या ना करे ये समझ ही नहीं पा रहे थे। और दूसरे लॉकडाउन में तो हर कोई अपने घर के मंदिर में भगवान के आगे हाथ जोड़ कर बैठ गया था कि भगवान अब बहुत हो गई छुट्टी, वही ऑफिस की लाइफ चाहिए, वही कॉलेज जाना है, वही एग्जाम्स देने हैं, या ऑनलाइन ऑनलाइन कर 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 थक गए। लेकिन चीजें बहुत बदल चुकी थी। इन 2 सालों में आखिरकार चीजें कितनी बदली, कितना कुछ चेंज हो गया है हमारे देश में। इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे कि आखिरकार कोविड जब आया तो उसने पॉपुलेशन से लेकर एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, इन सारी चीजों को कितना ज्यादा इफेक्ट कर दिया है। अब सवाल आता है कि सबसे पहले चर्चा किस चीज की होगी? सबसे पहले चर्चा होगी पॉपुलेशन की। जी हाँ, जनसंख्या के बारे में हम बात करने वाले हैं। जब 2 साल लोगों को घरों में बंद कर दिया गया था, उसके बाद आपको क्या लगा था कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने वाली है, घटने वाली है? क्या सोचा था, क्या होने वाला है? सब ने यही सोचा था कि एक पॉपुलेशन बूम देखी जाएगी, देश में बच्चे ही बच्चे होंगे, इतने बच्चे पैदा हो जाएंगे इन 2 सालों में कि भारत की जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है भाई, साल भर में 8 बिलियन टच कर जाएगी और सबका बेड़ा गर्क हो जाना है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको यह बताऊं कि जैसा हमने सोचा उसके आसपास भी कुछ नहीं हुआ है। जिस बेबी बूम को एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्या तो दूर दूर तक आई नहीं, लेकिन कुछ देशों में हाल तो इतना बुरा हो गया कि साल 2100 तक उनकी पॉपुलेशन जो है अभी एग्जिस्टिंग वो आधी हो जाएगी, क्योंकि उनके देश में बच्चे इतने कम पैदा हुए। पूरा का पूरा रेशियो, पूरा का पूरा बैलेंस बुरे तरीके से अब तहस नहस हो चुका है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि बेबी बूम होने की जगह बेबी स्लंप हो गया है। यानी कि कम से कम भी जितने बच्चे पैदा हो जाने चाहिए थे उतने बच्चे भी देश में नहीं आए हैं। और ये सिर्फ भारत का हाल नहीं है, ये दुनिया भर के कई देशों का हाल है। आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स की अगर बात की जाए तो वहां 100 साल बाद सबसे बड़ा बेबी स्लंप देखा गया है। यानी कि 100 साल बाद ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स में इतने कम बच्चे पैदा हुए हैं और इसे लेकर अब पॉपुलेशन के लिए कंसर्न बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर अब बच्चे नहीं होंगे तो पूरा का पूरा जो बूढ़ों जवानों का रेशियो है बिगड़ जाएगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में मेजॉरिटी एजेड लोग आ जाएंगे, उम्र दराज लोग होंगे। और ये हम भी जानते हैं कि किसी भी देश के लिए युवाओं का ज्यादा होना कितना ज्यादा जरूरी होता है। बात अगर फ्रांस की जाए तो वहां भी स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस में अब तक सबसे कम बच्चे पैदा हुए हैं। यानी कि आप इमेजिन करिए कि कहाँ वॉर का टाइम था, सोल्जर्स अपने देश के लिए लड़ रहे थे, पूरी दुनिया में उस वक्त टेंशन बनी हुई थी
और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे फ्रांस में जितने कम बच्चे पैदा हुए थे, अब जाकर कहीं ना कहीं वो स्थिति वापस आई है कि इतने ज़्यादा कम बच्चे एक बार फिर फ्रांस में पैदा हुए हैं। इतना गिर गया है बच्चे पैदा होने का जो दर है वहाँ पर। लेकिन ये कंट्रीज फिर भी अकेली नहीं है, आगे भी और यही हाल है। चाइना, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, वहाँ मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि चाइना में 15% कम रजिस्ट्रेशंस देखे गए हैं कोविड के बाद। अब जब चीज़ें नॉर्मल हो रही है तब भी 15% लेस बच्चे रजिस्टर किए गए हैं। और चाइना में भी अब आप सोचिए, जहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं वहाँ पर पॉपुलेशन को लेकर चिंता हो रही है कि ये हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि ये आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब आपको यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताऊँ, और ये डेटा ज़रा ध्यान से सुनिएगा। साल 2100 तक कई सारी ऐसी कंट्रीज़ है, कुल मिलाकर 23 ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो घटकर आधी हो जाएगी, क्योंकि इतने कम बच्चे पैदा हुए हैं। और इन कंट्रीज़ में जापान भी शामिल है। जी हाँ, जापान और स्पेन जैसी कंट्रीज़ में कोविड के टाइम पर जितना कम हुआ है फर्टिलिटी रेट, जितने कम बच्चे पैदा किए गए हैं, उसके बाद अब सबसे बड़ा नुकसान यही होने वाला है कि साल 2100 आते आते पॉपुलेशन जो है वो हाफ हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए कि सारे के सारे देश किस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ हम ये सोचकर बैठे थे कि कोविड के बाद से बच्चे ही बच्चे होंगे हर जगह, और उल्टा हो गया। अब सरकार लोगों को समझा रही है कि सर आप थोड़े तो बच्चे पैदा करो, 1-2 तो कर दो। यहाँ तक कि रशिया में तो ये अनाउंसमेंट तक कर दी गई है कि अगर कोई औरत 10 या 10 से ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है तो उसे सरकार की तरफ से $10,000 तक की जो वैल्यू होगी रशियन करेंसी में, उतनी तक का इनाम दिया जाएगा। यानी कि अब औरतों को एनकरेज किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो जन्म दें। अब आप खुद सोच लीजिए कि पॉपुलेशन स्लम्प, यानी कि जो बेबी स्लम्प है, वो अपने आप में कितनी बड़ी समस्या है। अब चलिए सवाल ये आता है कि बाकी सारी कंट्रीज में तो ये हाल हुआ, लेकिन हमारा भारत ऐसा देश जहां पर खिड़की से बाहर मुंह निकालो तो बच्चे ही बच्चे, बूढ़े ही बूढ़े, सिर्फ लोग ही लोग नजर आते हैं। लोग पीस ढूंढने के लिए बात बात में मॉलडीव्स चले जाते हैं कि कम लोग दिखेंगे, शांति बढ़िया लगेगी। हमारे इस देश का आखिरकार क्या हाल है? कोविड के टाइम पे हमने कैसा परफॉर्म किया? हमारे देश की जो बेबी स्लम्प है, बेबी स्लम्प थी या फिर भारत में आखिरकार बेबी बूम ही देखी गई जिसकी उम्मीद की जा रही थी? तो आपको बता दूं कि भारत की फर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट गई है। जो यहाँ कोविड के बाद से भारत की फर्टिलिटी रेट घटकर 2.16 हो चुकी है, और ये साल 2021 की बात है। अब वो और ज़्यादा कम हो गई होगी। भारत में बच्चे अब भी पैदा किए जा रहे हैं और फर्टिलिटी रेट का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे फिर से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो चीज़ समझने वाली और जो चीज़ चिंता करने वाली वो ये है कि फर्टिलिटी को लेकर जो ग्रोथ थी पहले के सालों में वो काफ़ी ज़्यादा घट चुकी है। यानी कि फर्टिलिटी रेट बढ़ तो रही है, लेकिन उसके बढ़ने की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, और वो इतनी कम हो गई है कि आने वाले कुछ टाइम में ये का नेगेटिव में जा सकती है। जी हाँ, यानी कि भारत जैसे देश में भी बच्चे कोविड के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा कम पैदा हुए हैं। अब चलिए मुंबई के संदर्भ में बात करते हैं, क्योंकि मुंबई वो सिटी है जहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी है। वहाँ पर हाल कैसा रहा? तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 24% कम बच्चे पैदा हुए हैं इन 2 सालों में। जी हाँ, 24% डिक्लाइन हुआ है बर्थ्स में, और डॉक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। सर्वे किए गए, सर्वे में डॉक्टर्स ने ये बताया कि जितनी डिलीवरीज वो करते थे वो आधी भी नहीं, आधी से भी कम हो गई। और इसका नतीजा ये रहा कि मुंबई जैसा शहर, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, वहाँ पर 24% कम बच्चे पैदा हुए। और तो और आपको ये भी बता दें कि अबॉर्शंस के जो नंबर थे वो भी ज़्यादा बढ़ गए। यानी कि ऐसा नहीं था कि लोगों ने कंसीव नहीं किया, महिलाओं ने कंसीव नहीं किया, लेकिन कंसीव करने के बाद बच्चे को अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया गया। बच्चे को अडॉप्ट करने का डिसीजन क्यों लिया गया, क्या नहीं, इन सब पे हम फिर थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। लेकिन पहले आप समझिए कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। 24% कम बच्चे पैदा हुए, ये तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद अनवांटेड प्रेगनेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से अबॉर्शंस भी बढ़े। बता दें कि 26% महिलाओं ने यह बताया कि उनके पास एक्सेस नहीं था उन दुकानों का जहां से वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स खरीद सकती थी। जो उनके कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स थे वो लेने के लिए जब वो बाहर जाती उस वक्त दुकानें बंद थी। लॉकडाउन की वजह से वो लोग बाहर जा भी नहीं पा रहे थे और हर चीज़ की अवेलेबिलिटी
घट चुकी थी। यहाँ तक कि आपको ये भी बता दें कि जो कॉन्डम्स और ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग के लिए बारे में सोचा जा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन, सेल्स, हर चीज़ बढ़ेगी। इंडिया में ये भी देखा गया कि इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स की, इन प्रोटेक्शन के मेजर्स की सेल्स में भी गिरावट दर्ज की गई थी और इसीलिए अनवांटेड प्रेगनेंसीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि महिलाओं ने अबॉर्शन चूज़ किया और उसकी वजह से जो बच्चे पैदा होते थे, जो रेट्स थे मुंबई में फर्टिलिटी रेट्स, वो कम होते हुए देखा गया और 24% डिक्लाइन देखा गया बर्थ रेट में। अब आप खुद सोचिए कि क्या रहा है हर जगह का हाल। जब सर्वे किया गया तो सर्वे में ये बात सामने आई कि 26% महिलाएं ऐसी थी जिन्हें अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, जिन्हें अबॉर्शन को चूज करना पड़ा और इन महिलाओं में से 10% ऐसी थी जिन्होंने ये साफ साफ बताया कि वो जिस तरीके से अपने लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स अवेलेबल करवाती थी वो नहीं हो पाए, क्योंकि दुकानें बंद थी, कहीं सप्लाई नहीं थी, कहीं चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाई, इसीलिए उन्हें ना चाहते हुए भी उस वक्त अबॉर्शन को चूज करना पड़ा क्योंकि उनके पास पहले से प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं थे। अब सवाल यह आता है कि लोगों ने अगर अबॉर्शन को इस तरीके से चूज किया है तो अबॉर्शन चूज करने के पीछे आखिरकार क्या रीजन है? व्हाई डिड पीपल चूज अबॉर्शन ओवर प्रेगनेंसीज एंड व्हाई डिड ऑल द कंट्रीज फेस अ बेबी स्लम्प? हर जगह बच्चों की संख्या में गिरावट आखिरकार क्यों देखी गई है? तो इसके कई सारे कारण हैं। यूएस में एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि 34% महिलाओं ने अपनी प्रेगनेंसी को डिले किया था अनसर्टेनिटी की वजह से, यानी कि कोविड की वजह से दुनिया में जो अस्थिरता पैदा हो गई थी उसकी वजह से महिलाएं बच्चों को जन्म नहीं देना चाहती थी, क्योंकि कैसा माहौल होगा, बच्चा हेल्दी होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर, इनकम क्या होने वाली है, फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी होगी आने वाले सालों में, इन सारी दुविधाओं की वजह से 34% महिलाओं ने यूएस में प्रेफर किया कि वो बच्चे को फिलहाल जन्म नहीं देना चाहती है। ऐसी महिलाएं जिन्होंने प्रेगनेंसी चूज नहीं की, जिनके बच्चे ऑलरेडी हैं, उन्होंने अपनी अपकमिंग प्रेगनेंसीज को और डिले कर दिया, या फिर कुछ ने तो ये फैसला भी ले लिया कि अब आगे बच्चों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ती हुई आंखों के सामने नजर आए। अब और क्या जनरल रीजंस रहे होंगे कि महिलाओं ने चूज किया कि हम अभी कंसीव नहीं करना चाहते हैं? क्यों पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि हम इस दुनिया में एक और बच्चा नहीं लाना चाहते, या फिर क्यों यंग कपल्स जो थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी बच्चा करने का सही टाइम नहीं है? यहाँ मैं आपको ये चीज़ और भी बता दूं कि कई सारे देशों में तो ये तक देखा गया कि कोविड के बाद महिलाओं ने शादी से भी काफ़ी ज़्यादा झिझक दिखाई है। कई सारे देश इंक्लूडिंग चाइना, वहाँ पर मैरिज रजिस्ट्रेशंस भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं, यानी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन से भी महिलाएं पीछे हटती हुई नजर आई है। रीज़न सिर्फ एक कि कोविड ने चीज़ें इतनी अनसर्टेन बना दी कि कल क्या होगा इसका भरोसा नहीं, इसलिए आज हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। तो चलिए अब एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि आखिरकार क्या क्या रीजंस रहे कि महिलाओं ने चूज किया कि वो अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है। पहली चीज तो ये थी कि देश की काफी ज्यादा आबादी कोविड की चपेट में आ गई थी। फर्स्ट वेव ने तो फिर भी बुजुर्गों को अपनी चपेट में लिया था, लेकिन सेकेंड वेव में यंगस्टर्स कोविड का शिकार हो गए थे। यंगस्टर जो थे वो कोविड की चपेट में काफी ज्यादा आए हैं। 25-30 की एज के लोग, जिनमें कई ऐसी महिलाएं थी, कई ऐसे पुरुष थे जो कि बेबी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कोविड के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, इतनी बड़ी बीमारी से उठे हैं तो इस बीमारी का कोई साइड इफेक्ट आने वाले बच्चे में ना देखने को मिले, इसीलिए अब थोड़ा इंतजार और करते हैं और बच्चे को फिलहाल प्लान नहीं करते हैं। अभी के लिए बेबी प्लानिंग पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्योंकि ऐसी बीमारी के बीच में एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आना सही नहीं होगा। इसके अलावा कोविड जब महिलाओं में हुआ, पुरुषों में हुआ, उसके बाद कुछ कुछ की बॉडीज उस चीज से अब तक रिकवर नहीं कर पाई है। कोविड का आफ्टर इफेक्ट इतना खराब रहा, उसके पोस्ट कोविड सिम्टम्स इतने ज़्यादा ब्रूटल रहे कुछ लोगों की बॉडी में कि उनकी हिम्मत टूट गई। कई महिलाओं को ये लगने लगा कि उनके शरीर में अब वो जान ही नहीं बची है कि वो एक बच्चे को जन्म देकर एक बच्चे को इस दुनिया में लेकर आ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कोविड से ये सीख ली कि अब जो है उसी में वो करने वाले हैं, आगे किसी और को लाकर उसकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहते, क्योंकि अब महिलाओं के मन में डर बैठ गया है कि उनकी बॉडी जो है, जो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट कोविड इफेक्ट्स की वजह से वीक हो चुकी है, वो आगे जाकर एक वीक बच्चे को ही जन्म देने वाली है। दूसरा बड़ा कारण क्या था? लोग अनसर्टेनिटी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, यानी कि कल क्या होगा, कल की चिंता ने लोगों को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम अपने आज में किसी बच्चे को नहीं लेकर आना चाहते हैं। बता दें कि जो पेरेंट्स थे उन्होंने ये नोटिस किया
कि फर्स्ट वेव के बाद चीज़ें और ज़्यादा अनसर्टेन होती हुई नजर आई। एक बार को ये लगने लगा था कि चीज़ें बैक टू नॉर्मल होगी, एक एक करके सब कुछ खुलेगा, स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, हर कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, बच्चे वापस पार्क में खेलेंगे, जू जाएंगे, मूवीज देखने जाएंगे। लेकिन कोविड की जब सेकेंड वेव आई तब उसने चीज़ों को इस तरीके से तोड़ दिया कि वो अब कब जुड़ पाएंगी इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह पा रहा है। देश की इकोनॉमी टूटी हुई पड़ी है और भी हाल बदहाल है। कुछ भी सब कुछ खोलने के बाद अब तक नॉर्मल नहीं हो पाया है। ऐसे में बहुत से लोग कोविड के बाद सिचुएशन को देखकर इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि उनमें वो इच्छा ही नहीं बची कि अब वो एक बच्चे को लाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। क्या ये पैंडेमिक लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के जाएगा या फिर नहीं जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक वेरिएंट्स आते जा रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन के बाद से जो वेरिएंट्स आए हैं वो डेल्टा और डेल्टा प्लस के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा वीक और चीज़ें नॉर्मल चल रही है, लेकिन लोगों के मन में वो जो एक डर बैठ गया है वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। इसीलिए कई लोगों ने डर के मारे, अनसर्टिनिटीज के मारे ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, हम अब एक बच्चा नहीं चाहते हैं, हम एक लाइफ को लाकर उसे इफेक्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए इट्स ओके, हम दो, अगर हमारे दो हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ हम और तुम, हम दो भी काफ़ी हैं। तीसरी चीज़ जो कि सबसे बड़ा रीज़न बन के उभरा है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी। जी हाँ, सबसे बड़ा रीज़न बनकर उभरने वाली यही एक चीज़ थी जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए बच्चे ना करने का एक डिसीजन बन गई। इंडिया में कई लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी सैलरी में पे ऑफ जो आ रहा था उसमें कटौती देखी गई। कई लोग ऐसे थे जिन्हें काम सही करने के बावजूद भी कंपनी से निकाल दिया गया, क्योंकि कंपनी के पास वो बजट नहीं था कि वो इतने सारे सैलरीज की पेमेंट कर पाए, इतने सारे एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह का ध्यान रख पाए। ऐसे में कई लोगों की नौकरियां खत्म हो गई, कई लोगों के बिजनेसेस खत्म हो गए, सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल अटक कर रह गया। जब एक बच्चा आता है लाइफ में तब उसका क्या खर्चा होता है क्या नहीं, ये हम सभी जानते हैं, सभी समझते हैं कि एक पूरे इंसान की ज़िंदगी का खर्चा आपके ऊपर निर्भर करने वाला है। ऐसे में आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कोरोना के बाद जब लोगों ने ये देखा कि यही स्टेबिलिटी उनसे छिनती जा रही है, तब ऐसे में ये सोच कर कि एक बच्चा होकर हो गया, उसके बाद अगर जॉब ना रही, उसके बाद अगर सैलरी और कम हो गई या ऐसी ही कोई परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई, तो उस बच्चे का ख्याल कैसे रख पाएंगे। उसे जिन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, जो सुख सुविधाएं चाहिए, जो नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें कैसे दे पाएंगे। इस चीज़ को लेकर के लोगों ने मन बना लिया कि नहीं, हम बच्चे नहीं करना चाहते हैं, अभी नहीं, कुछ साल और रुकने के बाद जब चीज़ें बेटर हो जाएगी, जब हमारी जॉब स्टेबल हो जाएगी, जब महामारी का इफेक्ट पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, जब ये दुनिया वापस उतनी सेफ हो जाएगी, उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी कि एक बच्चा अपनी ज़िंदगी खुलकर जी सके, तब तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें एक नई ज़िंदगी को यहाँ पर लेकर आना है, ताकि जब हम लाएं उसे, जब हम उसे जन्म दें, जब हम उसकी परवरिश करें, तो हम हर चीज़ ठीक तरीके से कर पाए, सारी सुख सुविधाएं जो हैं वो उन्हें ठीक तरीके से दे पाएँ। तो यही कुछ मेजर रीजंस थे जो इसकी वजह से लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो अभी बच्चे नहीं करना चाहते। क्योंकि कई लोग ऐसे हुए जिनकी सिर्फ नौकरियां ही नहीं गई, बल्कि कोविड में पूरे तरीके से उनकी सेविंग्स खत्म हो गई, फैमिली के पास जो कुछ था खत्म हो गया, बेरोजगार ही नहीं हुए बल्कि सड़क पर भी आ गए। और इस सिचुएशन से वापस अपने पैरों पर खड़ा होने में लोगों को वक्त लगेगा, ये बात तो जाहिर है।
चलिए, हमने ये तो जान लिया कि कोरोना की वजह से आने वाले वक्त में पॉपुलेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है, यानी कि जो बेबी स्लम्प आई है, वो काफी ज्यादा गहरी समस्याओं को उत्पन्न करने वाली है। लेकिन एक देश के लिए समस्याएं कैसी हो सकती है, ये भी एक बार समझ लेना जरूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कई सारे देश हैं जहां पर समस्या काफी ज्यादा गंभीर है। जैसे कि फ्रांस की बात की जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब तक इतने कम बच्चे कभी भी पैदा नहीं हुए थे। यूएस में 100 साल बाद इस तरीके का बेबी स्लम्प देखा गया है। चाइना में 15% कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं और इंडिया में भी फर्टिलिटी रेट जो स्पीड से बढ़ रही थी वो स्पीड काफी ज्यादा अब धीमी हो चुकी है। यानी कि आपको एक और फैक्ट इंडिया के बारे में बता दें कि ये प्रोजेक्शंस है कि आने वाले 25 सालों में, यानी कि इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे होने के बाद इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अपने पीक पर पहुंच जाएगी, यानी कि अपने शिखर पर होगी। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये पॉपुलेशन घटना स्टार्ट करने वाली है। अब आपको बताएं कि ये जो बेबी स्लम्प इंडिया में भी देखा जा रहा है, उसमें आखिर दिक्कतें क्या क्या होने वाली है। दिक्कत झेलनी पड़ेगी सरकार को और हैम्पर होगी एक देश की ओवरऑल ग्रोथ, यानी कि एक देश कितना बड़ा बन सकता है, एक देश की इकोनॉमी कितनी ज्यादा फ्रूटफुल होगी। इन सारी बातों पर इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है और यही एक समस्या आएगी सबसे बड़ी, जो कि हर एक देश को झेलनी भी होगी। अब चलिए, भारत के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी दिक्कत ये आने वाली है कि गवर्नमेंट ने बड़ा कर्जा उठाया है। कर्जा क्यों? वैक्सीन के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए, कोविड के बाद इकोनॉमी को ट्रैक में लाने के लिए, बिजनेसेस को वापस सपोर्ट करने के लिए और तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं अपनी जनता को पहुंचाने के लिए। जो कैश फ्लो मार्केट में पूरी तरीके से रुक चुका था उसे मेंटेन करने के लिए। और इन सारे कारणों की वजह से सरकार ने क्या किया? सरकार ने उठाया एक बड़ा लोन। ये बड़ा लोन सरकार कैसे चुकाएगी? तो पैसों से। लेकिन सरकार के पास पैसे आखिरकार कहां से आते हैं? सरकार के पास पैसे आते हैं उन टैक्स के पैसों से जो कि हम और आप देते हैं, यानी कि टैक्स की जो भरपाई की जाती है उसके बाद सरकार कहीं जाकर एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट कर पाती है। उसके बाद ही देश के लिए जो तमाम चीजें की जानी है, देश की जनता को जो फैसिलिटीज दी जानी है, वो सारी चीजें की जाती है। लेकिन अब पॉपुलेशन कम होगी तो क्या होगा? पॉपुलेशन कम होगी तो ये होगा कि सरकार के पास कम टैक्स पहुंचेगा। और इससे क्या नुकसान होगा? कम टैक्स पहुंचेगा तो जो रुपये की करंट वैल्यू है मार्केट में वो और ज्यादा वीक हो जाएगी, क्योंकि हमें अपने लोन के अगेंस्ट अपने रुपए की वैल्यू को तोलना होगा और जितना जल्दी हम लोन चुकाएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगी हमारी करेंसी। लेकिन जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है इसमें यही समझ आ रहा है कि टैक्स पेयर्स की संख्या काफी ज्यादा घट जाएगी। अब टैक्स पेयर्स की संख्या घटने की बात क्यों की जा रही है? तो ये इसलिए की जा रही है क्योंकि टैक्स पेयर्स के साथ ही होने वाला है, पॉपुलेशन जब कम हो जाएगी तो हमारे पास बूढ़ों की संख्या काफी ज्यादा होगी, बच्चों की संख्या एक पॉइंट पे ज्यादा होगी, लेकिन नौजवानों की संख्या ये काफी ज्यादा कम हो जाएगी। और नौजवान कम होने के बाद भारत बूढ़ों का देश बन जाएगा। जी हाँ, अगर बूढ़ों का देश बनेगा तो अब आप समझ ही सकते हैं कि हर चीज में उसकी स्पीड कितनी ज्यादा स्लो होने वाली है। आपको बता दें कि वर्क फोर्स में भी गवर्नमेंट्स के पास बहुत सारे लोग नहीं होंगे, यानी कि वर्क फोर्स में जाने वाले लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा कम होने वाली है। आपको बता दें कि यह अनुमान लगाया गया है, ये प्रेडिक्शन है कि आने वाले सालों में 10 से 15% कम लोग जो है वर्क फोर्स को ज्वाइन करेंगे। अब वर्क फोर्स ज्वाइन ना करने की वजह से देश को कैसे नुकसान होगा? पहली चीज तो जैसा कि हमने आपको बताया कि टैक्स पेयर्स की संख्या ही काफी ज्यादा कम होने वाली है। लेकिन एक देश की सरकार को अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करना होता है, जनता के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज चाहिए होती है। उन फैसिलिटीज को तैयार करने के लिए रोड मैप को बनाने से लेकर एग्जीक्यूशन तक के बीच में काफी सारे लोगों की संख्या होती है। अगर वर्क फोर्स ही कम हो जाएगी तो पूरी की पूरी मैन पावर घटने वाली है। ऐसे में किसी भी प्रोजेक्ट के तैयार होने में, एग्जीक्यूशन में काफी ज्यादा लंबा वक्त लग जाएगा। यानी कि अभी के पॉपुलेशन के साथ चीजें जिस स्पीड से हो रही है, स्पीड काफी ज्यादा घट जाएगी और ऐसे में ओवरऑल कंट्री की प्रोडक्टिविटी काफी स्लो होने लगेगी। कंट्री की ग्रोथ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि ग्रोथ के लिए काम करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा आने वाले समय में कम होने वाली है। ऐसे में कंट्री की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी। प्रोडक्टिविटी रुकेगी तो इकोनॉमी पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा गर्दिश में जा सकती है, क्योंकि हम तो वो लोन भी नहीं चुका पाएंगे ठीक तरीके से जो कि हमने आज के लिए लिया है।
और कल उस लोन को चुकाने के लिए हमें जितने पैसे चाहिए वो पैसे देने के लिए, वो टैक्स देने के लिए लोग ही हमारे पास नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जो कि बेबी स्लम्प की वजह से देश झेलने वाले हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे उस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जिसे कोविड के टाइम पे लोगों ने देखा है, कोविड के टाइम पे लोगों ने फील किया है कि ये एक क्षेत्र था जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान झेला गया था। जो यहाँ हम बात कर रहे हैं अब बिजनेसेस की। कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि कुछ लोग भले ही यूट्यूब के सहारे काफी ज्यादा फेमस हो गए, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो थी उनके लिए तो ऐसा कहें कि लक्ष्मी माँ आई तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के घर पर आई हैं। अब 10 दिवाली तक धन उनका कम नहीं होने वाला है और सारी चीजें होंगी, लेकिन इतनी आबादी वाले देश में ऐसे लोग बहुत कम थे। अगर इस आबादी वाले देश में हमारे पास कुछ था तो वो स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस थे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज के बिजनेसेस थे जिन्हें काफी ज्यादा कोविड ने इफेक्ट किया है। और उसके बाद अब इनमें से कुछ का हाल तो ये रहा कि इतनी गर्दिश में चले गए कि बिजनेस को बंद करना पड़ा। कुछ का हाल ऐसा हो गया कि लोन लेकर अब अपना घर चला रहे हैं। कुछ शुरू तो बहुत अच्छे तरीके से हुए थे, लेकिन कोविड ने ऐसा वक्त दिखा दिया कि आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई, तो बीच राह में कहीं अपना सफर छोड़ दिया। अब अगर डेटा के हिसाब से आपको बताएं तो इस सर्वे में ये पता चला कि 82% कंपनीज ऐसी थी जिन्हें कोविड-19 ने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। यानी कि इन 250 में से 82% कंपनीज जो कि कोविड-19 से अब तक रिकवर नहीं कर पाई है इकोनॉमिकली, उनके साथ जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हुई, जो कि एग्जीक्यूशनल प्रॉब्लम्स हुई, वो अब तक कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि कोविड अब भले ही उसका इम्पैक्ट कम हो गया है, चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही है, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉसेस झेले हैं लोगों ने उनका कम होना कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो गाड़ी, इसकी रफ्तार इतनी धीमी हो गई है, इतनी ज्यादा धीमी हो चुकी है कि इसे बैक ऑन ट्रैक आने में एक लंबा अरसा लगने वाला है। और 250 कंपनीज में से कई ऐसी है जिन्होंने ये कहा है कि कम से कम 1 साल का वक्त और लगेगा, तब जाकर कहीं गाड़ी में फिर से स्पीड बढ़ेगी, तब जाकर कहीं चीजों में सुधार आएगा और बिजनेस के सस्टेनेबल होने के बारे में लोग सोच पाएंगे। वरना अब तक तो जो स्थिति है कोविड के बाद से कहीं से भी कुछ बेहतर होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि बस यही लग रहा है कि चीजें इतनी खराब हो गई है कि उनके ठीक होने की उम्मीद कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। आपको अब बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसे सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है इस वक्त में। जो प्रोडक्शन था वो काफी इफेक्ट हुआ है कंपनीज का, और वर्ल्ड इकोनॉमी में जो गिरावट देखी गई है वो अब तक की सबसे बड़ी है। इसके पहले वर्ल्ड इकोनॉमी को इतना गिरते हुए कभी नहीं देखा गया। यानी कि सिर्फ भारत ही नहीं लेकिन दुनिया भर के देशों ने कोविड की वजह से बिजनेस में होने वाले लॉसेस को झेला है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से हो रही प्रॉब्लम्स को झेला, और इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमी भी काफी ज्यादा अब घट चुकी है। ऐसे में चीजों के सुधार के लिए वक्त लगना तो लाजमी है। अब बात अगर की जाए कि नुकसान हुआ है, तो नुकसान आखिरकार कितना हुआ है ये जानना तो बेहद जरूरी हो जाता है। तो आपको बता दें कि इंडियन कंपनीज जितनी हैं उनमें से 80% ने कहीं ना कहीं कैश फ्लो की डिफिकल्टी देखी है या फिर ऑपरेशनल डिफिकल्टीज हर किसी ने देखी है। ये डेटा जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि FICCI का दिया हुआ है, जिसमें 53% कंपनीज ने यह बताया है कि उन्हें कोविड-19 की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके बाद से अब तक वो रिकवर नहीं कर पा रहे। यानी कि 80% इंडिया की कंपनीज में कोविड की वजह से इफेक्ट आया, कैश फ्लो रुक गया और साथ ही साथ ऑपरेशनल डिफिकल्टीज भी आई। अब कैश फ्लो क्या होता है, तो इसे अगर मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाऊं तो मैं ये कहूंगी कि कैश फ्लो में डिफिकल्टी आने का मतलब कि जो कैश एक कंपनी स्पेंड कर रही है उतना कैश उसके पास वापस नहीं आ रहा है। ऐसे में जो पैसों का हिसाब है कंपनी खर्च ज्यादा कर रही है, बचा और कमा कम रही है। दूसरी चीज की ऑपरेशनल डिफिकल्टी क्या होती है, तो कोई भी ऐसी चीज जिससे आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, जिससे आपके प्रॉफिट में आपको कुछ नुकसान झेलना पड़ जाए, तो ये जो चीजें होती है इन्हें हम बोलते हैं ऑपरेशनल इश्यूज। और ये भी काफी सारी कंपनीज ने झेली हैं। FICCI का डेटा हमने आपको बताया है कि 80% इंडियन कंपनीज इनमें इतनी सारी दिक्कतें आई हैं जिनमें, और इनमें से 53% कंपनीज ऐसी हैं जो कि अब तक इसे ठीक तरीके से ओवरकम नहीं कर पाई हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं हमारी इकोनॉमी के बैकबोन के बारे में, हमारे बिजनेस के उस सेक्टर के बारे में जिसने कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सफर किया है। हम बात कर रहे हैं
MSME की, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के। अब आपको ये बता दें सबसे पहले इसके बारे में कि ये जो है हमारी इकोनॉमी के प्राइम ड्राइवर्स है, यानी कि ये हमारे जीडीपी में एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऐसे में अगर इन्हें चोट लगी तब देश की जीडीपी का गिरना लाजमी है। इनके कमजोर पड़ने के बाद जीडीपी मजबूत रहे, ये किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। अगर कहीं कहीं भी स्मॉल, माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस इफेक्ट हो रहे हैं, खासकर इंडिया में जहां पर ये बैकबोन है हमारी इकोनॉमी के, वैसी स्थिति में इकोनॉमी फले फूले ये मुमकिन ही नहीं है। आपको बता दें कि ये जो है स्मॉल और माइक्रो बिजनेसेस, जो मीडियम सर्विसेज है, इनमें सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, ये सारी चीजें शामिल है। अब एक डेटा है मिनिस्ट्री का, जो मिनिस्ट्री है एमएसएमई की, उसके डेटा के मुताबिक 16 मई साल 2021 तक हमारे देश में 6.3 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर थे, यानी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस 6.3 करोड़ थे। अब अगर आप सुनेंगे कि 6.3 करोड़ छोटे छोटे बिजनेस इंडिया के जीडीपी को कितना दे रहे थे, तब आप हैरान हो जाएंगे। बता दें कि 29% कॉन्ट्रीब्यूशन था इंडिया के जीडीपी में, अब भी है। 29% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ये छोटे छोटे बिजनेसेस इंडिया के जीडीपी को। एक्सपोर्ट में जो है वो इनका ही मेजॉरिटी रहता है। ये सेक्टर जो है नियरली 50% अकाउंट करता है कंट्री के एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि यही छोटे छोटे बिजनेसेस जो कि जीडीपी में कहीं ना कहीं 29% दे रहे हैं, उनका एक्सपोर्ट में 50% तक का योगदान है। आपको ये भी बता दें कि नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। और ऐसे में अगर ये इफेक्ट हो जाए तब आप कल्पना कर सकते हैं कि कंपनी की इकोनॉमी के साथ क्या होने वाला है। अब आपको एक और चीज बताती हूँ कि जहां भारत जैसा देश, जहां पर लोग रोजगार के लिए परेशान होते रहते हैं, लोग हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी है तो पैसे नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, वहां पर ये माइक्रो, स्मॉल बिजनेसेस, ये मीडियम एंटरप्राइजेस आखिरकार कितना रोजगार दे रहे थे। आपको बता दें कि ये आंकड़ा आपको काफी ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि ये छोटे छोटे बिजनेसेस 11.110 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे, यानी कि 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया था। 3.6 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थे, 3.9 करोड़ ट्रेड में और 3.7 करोड़ जो है वो बाकी की अलग अलग इंडस्ट्रीज में थे। यानी कि सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर, जो कि इंडिया के जीडीपी को 29% देता है, एक्सपोर्ट का 50% योगदान देता है, इंटरनेशनल ट्रेड में भी अपना योगदान देता है, इसके अलावा इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देता है। और इसे कोविड ने काफी ज्यादा बुरे तरीके से इंपैक्ट किया है। बता दें कि स्टडीज और सर्वेज ये दिखा रहे हैं कि 95% एमएसएमई जो है वो कोविड-19 की वजह से काफी खराब तरीके से इंपैक्ट हुए हैं, यानी कि इन छोटे छोटे बिजनेसेस की कोरोना वायरस ने पूरे तरीके से कमर तोड़ दी है। और ये कब वापस ट्रैक पे आ जाएंगे, कब वापस हो पाएगा, इसके बारे में अब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। अप्रैल 2020 तक का ये डेटा था, जहां पर 95% एमएसएमईज जो है वो इम्पैक्ट हुए थे। इतना ही नहीं, 70% बिजनेसेस जो है वो आते आते अगस्त में और ज्यादा बदतर हो चुके थे। उसके बाद जब चीजें अनलॉक होना स्टार्ट हुई तब कहीं ना कहीं चीजें सुधरी, लेकिन अब भी 40% एमएसएमई जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपने पैरों पर वापस आना बाकी है। अगस्त 2021 तक स्थिति बेहतर होना शुरू हुई थी, लेकिन अब भी वापस पहले जैसे हो जाए, वापस उतना ही कंट्रीब्यूट कर पाए जितना कर रहे थे, ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। इसके अलावा एमएसएमई के साथ अब देखिए क्या क्या दिक्कतें आ रही है। बहुत सारा कुछ जो है उन्हें मार्केट में झेलना पड़ रहा है। ओवरऑल मार्केट एक्सेस उनकी काफी ज्यादा कोविड के टाइम पे कम हो गई थी, इसके वजह से उनका इम्पैक्ट हुआ। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी उनकी काफी ज्यादा घटी थी, और इसके अलावा जो एक्सेस होता है फाइनेंस पर वो उनका काफी ज्यादा घट चुका था। यानी कि जो मेजर चैलेंजेस एमएसएमई ने झेले हैं वो ये है कि सबसे पहले तो उनकी जो मार्केटिंग थी वो पूरी तरीके से ठप हो गई थी। चीजें बंद थी, एसेंशियल चीजें नहीं थी, लोग खरीदने वाले नहीं थे, खरीदना चाह रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में जो चीजें बनी वो तो दुकान में सड़कर रह गई, उन्हें लोगों ने खरीदा नहीं। और उसके बाद कंपनी की कमर इस तरीके से टूटने लगी कि जब तक पुराने को बेचकर कुछ पैसे नहीं आ जाएं तब तक नए लाने की स्थिति में हम लोग नहीं थे। ऐसे में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी उनकी कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है। और इसके अलावा फाइनेंशियल एक्सेस इन कंपनीज की बहुत कम हो गई। आपको हम आगे और थोड़ी देर में बताने वाले हैं कि एमएसएमईज के लिए बैंक से लोन उठाना क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्या क्या
डिफिकल्टीज वो इस मामले में फेस करते हैं और बड़ी कंपनीज के मुकाबले अपना बिजनेस चलाना इस देश में कितना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन 3 चीजें जो समझने वाली है, सबसे पहले मार्केट एक्सेस उनकी काफी ज्यादा कम हो गई थी, इसकी वजह से बिजनेस इफेक्ट हुआ। दूसरा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए भी लोगों को बेहतर चीजें नहीं दे पाए। और तीसरी चीज, कंपनी में सामान नहीं बिके, पैसे नहीं आए, तो सारा का सारा ऑपरेशन जो है वो ठप पड़कर रह गया। आपको अब एक डेटा बताने वाले हैं कि बिजनेस जो था इन एमएसएमई का, जो बिजनेस की वॉल्यूम थी, कितने वक्त में कितना ज्यादा घट गया है। तो आपको बता दें कि जहां साल 2020 में स्थिति बिगड़ना शुरू हुई थी, तब तो सबसे पहले काफी शॉकिंग था, 46% डिक्लाइन देखा गया था एमएसएमई के बिजनेस वॉल्यूम में। यानी कि बिजनेस इतना कम हो गया था। साल 2021 आते आते चीजें सुधरी नहीं, बल्कि 11% और डिक्लाइन जो है एमएसएमई के बिजनेस वॉल्यूम में देखा गया। यानी कि अगर मेरा बिजनेस पहले इतना था तो 2020 में इतना हुआ और फिर कहीं जाकर इतना सा जो है वो बिजनेस बच गया। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एमएसएमई के लिए इस मार्केट में सरवाइव करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। लेकिन चलिए अब हम लोग सेक्टर वाइज बात करते हैं कि सेक्टर ने कितना झेला। सबसे पहले कपड़े के व्यापारियों की बात करेंगे, जिनके लिए ये वक्त काफी ज्यादा मुश्किल वाला हो गया, क्योंकि लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस हटने के बाद भी अगर कहीं सबसे ज्यादा सन्नाटा है तो वो कपड़ों की दुकानों पर है। क्योंकि अब लोग कपड़ों को ऐसे देख रहे हैं कि कोई एसेंशियल कमोडिटी तो है नहीं, आज कुछ नया नहीं भी खरीदा तो भी काम तो चल ही जाने वाला है, लेकिन पैसे इकट्ठा करें, आने वाले वक्त के लिए कुछ सेविंग कर ले, ये सारी चीजें काफी ज्यादा जरूरी हो गई है। ऐसे में कपड़ों का व्यापार काफी ज्यादा ढीला हो गया है। जब चीजें खराब होना शुरू हुई थी, तब आपको बताएं कि मार्च 2020 से लेकर मई 2020 तक में ही कपड़ा व्यापारियों को काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। मार्च से लेकर मई तक में ही महज 2 महीने में 150 करोड़ का नुकसान क्लोथ बिजनेस में जितने भी लोग हैं उन लोगों ने कलेक्टिवली देखा था। 150 करोड़ 2 महीने में गंवाना। अब आप सोच कर देखिए कि लॉस की स्थिति क्या होगी, चीजें कितनी ज्यादा बदतर हो चुकी है। दूसरी चीज, लेदर इंडस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ का नुकसान सुनने से पहले अगर आप कहीं खड़े हैं तो बैठ जाएं, क्योंकि सुनकर बड़ा झटका लगने वाला है। लेदर इंडस्ट्री को इतना बुरा नुकसान हुआ है कि रिकवरी कैसे होगी कैसे नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बता दें कि 11,210 करोड़ का नुकसान लेदर इंडस्ट्री ने कोविड के लॉकडाउन के दौरान झेला है। अब आप सोच कर देखिए 11,000 करोड़, ये कीमत कितनी बड़ी है और इतनी बड़ी कीमत का नुकसान रिकवर करने में कितना ज्यादा वक्त लग सकता है। एक सर्वे कंडक्ट किया था एमएसएमई को लेकर, जिसमें ये कंफर्म किया गया कि जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड एमएसएमई है, यानी कि वो लोग जिन्होंने अपना स्टार्टअप किया था, जो कि काफी मशक्कत से अपना बिजनेस चला रहे थे, उनमें 35% की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि अब काम बंद करने के कगार पर पहुंच चुका है। यानी कि हालात अब ऐसे हो गए हैं कि अपना काम बंद कर कर हम बस पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि कुछ करने के लिए अब पैसे भी नहीं बचे हैं। जो पैसे थे उससे तो अपने बिजनेस का नुकसान चुकाना है। 35% ऐसे हैं बिजनेसेस जो अपने आप को रिकवर करने का पूरा प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अब जो सिचुएशन सामने नजर आ रही है उससे यही लग रहा है कि इन्हें बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं है, क्योंकि इनकी रिकवरी की जो होप है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है। अब एक सवाल आता है कि मेजर प्रॉब्लम्स जो है ये स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को वो क्या झेलनी पड़ रही है, रिकवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि इनका जो कैश का जो सिस्टम रहता है, वो अकाउंटेबिलिटी वो ठीक नहीं होती है, व्यापार का पक्का हिसाब नहीं होता, इसलिए इनका क्रेडिट स्कोर काफी ज्यादा कम होता है। क्रेडिट स्कोर बेस पॉइंट्स कम होने की वजह से दिक्कत ये आती है कि बैंक लोन नहीं देता है। जी हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि जो कैश है उसका जो ट्रांजैक्शंस है वो प्रॉपर्ली एंटर नहीं किए जाते अकाउंट्स बुक में, इसीलिए कोई मैंडेटरी क्रेडिट स्कोर तो मिलता नहीं है और उसके बाद फिर इन्हें बिजनेस लोन लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें आती है। इसके अलावा क्या होता है कि बिजनेस की जो वॉल्यूम होती है, यानी कि जो स्केल पर बिजनेस किया जा रहा है वो की छोटा ही होता है, स्मॉल बिजनेस है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज तो है नहीं। ऐसे में ट्रांजैक्शन जो है वो उसका कॉस्ट काफी पड़ जाता है। इनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें या ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करें, इनका कॉस्ट काफी ऊपर चला जाता है, चाहे मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो। ऐसे में कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी काफी ज्यादा इंपैक्ट हो जाती है, उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। यानी कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को लेकर भी काम तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे ट्रांजैक्शंस में ही हमें काफी सारा नुकसान जो है वो झेलना पड़ रहा है। अब क्या होता है, जब क्रेडिट स्कोर नहीं होता है तो बैंक्स को लगता है कि एमएसएमई जो है वो रिस्की क्लाइंट है। अब बैंक्स का काम करने का एक तरीका है,
वो लोन भरोसे पर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो जिन्हें भी अपना लोन दे रहे हैं वो इतने केपेबल हो कि वो अपना लोन चुका पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, लेकिन एमएसएमई के साथ क्या हो जाता है, उन्हें एक रिस्की क्लाइंट की तरह देखा जाता है। रिस्की क्लाइंट यानी कि ऐसे कि वो शायद लोन नहीं चुका पाएंगे। अब वहां भी दिक्कतें आ जाती है और सोने पे सुहागा तब होता है जनाब जब एमएसएमई एक स्टार्टअप होता है, क्योंकि उनके पास तो कुछ दिखाने के लिए भी नहीं है बैंकों की, नहीं सर हम आपको इतने में इतना करके तो दे ही सकते हैं। ऐसे में अब क्या होता है, एमएसएमई इन्हें लोन्स देने में काफी ज्यादा रिलक्टेंट होते हैं और लोन अगर मिल भी जाए तो उसका इंटरेस्ट बाकियों के मुकाबले जो है वो काफी ज्यादा ऊपर होता है। ऐसे में एमएसएमईज के लिए यानी कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं और अगर वो स्टार्टअप हो जाए तो उनके लिए लोन लेना एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। लोन मिल भी जाए तो इंटरेस्ट काफी ज्यादा चुकाना पड़ता है। अब क्या, एक और चीज जिसका ये ज्यादा शिकार बनते हैं वो है साइबर फ्रॉड। अब जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो कई बार ये देखा गया है कि इन लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की, इन सारी चीजों की ठीक तरीके से जानकारी नहीं होती है। ये जानकारी ना होने की वजह से क्या होता है, जानकारी ना होने की वजह से ये होता है कि ये साइबर क्राइम का शिकार बन जाते हैं। साइबर क्राइम, फिशिंग, बैंक फ्रॉड, इन सारी चीजों की चपेट में आते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस जितना कमाता नहीं है उससे ज्यादा का लॉस भी कई बार इन छोटी छोटी कंपनियों को झेलना पड़ता है। तो क्या समझा हमने कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है मीडियम और स्मॉल साइज की कंपनीज के साथ। पहली चीज, इनके ट्रांजैक्शंस प्रॉपर नहीं होते, अकाउंट बुक में चीजें मेंटेन नहीं होती, इसीलिए इन्हें जो है लोन मिलने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। दूसरी बात ये कि अगर ये एक स्टार्टअप है तो इनके लिए काफी रिलक्टेंट होता है बैंक लोन देने के मामले में, क्योंकि बैंक को चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि लोन को वक्त रहते चुका पाए। और एमएसएमई कुछ वैसे लगते नहीं है कि वक्त रहते लोन को चुका पाएंगे, इसीलिए बैंक थोड़ा उनको कहते हैं कि ठीक है, सोचते हैं, देखते हैं, और अगर दे भी देते हैं तब लोन का रेट काफी ज्यादा हाई हो जाता है। तीसरी चीज, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बड़ा पड़ जाता है, ऑनलाइन मोड हो ऑफलाइन मोड हो, ऐसे में भाई जितना कमाते नहीं उतना तो खर्च हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन घटकर कुछ भी नहीं बच जाती है। आखिरी चीज हमने क्या जानी, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये लोग जो है वो साइबर क्राइम का शिकार भी कई बार बन जाते हैं। इसीलिए स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए दिक्कत काफी सारी हो रही है। ऐसे में अब आपको जैसे मैंने बताया कि ये क्या कंट्रीब्यूट करते हैं देश के जीडीपी को, उससे आप ये खुद ही समझ सकते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इनकी कमर टूटती है तब देश की इकोनॉमी किस तरीके से गर्दिश में जाने वाली है, क्योंकि बचने का कहीं कोई स्कोप नहीं होने वाला है। क्योंकि 29% जीडीपी को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, 29% इज वेरी वेरी हाई। उसके अलावा एक्सपोर्ट्स में इनका है, इंटरनेशनल ट्रेड में इनका है। ऐसे में इसे मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल एड्स भी दिए जा रहे हैं, लेकिन कंपनीज की स्थिति अब ये हो गई है कि ना वो लोन लेने की स्थिति में है, ना ही जो लोन पहले से लिए थे उसे चुकाने की स्थिति में है। इसीलिए लोगों को काफी सारा जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना करना पड़ रहा है और लोग काफी रिलक्टेंट हो गए, अपने बिजनेस को वाइंड अप कर रहे हैं कि भाई इसके आगे नहीं झेल पाएंगे, इसके आगे की श्रद्धा तो भाई साहब हम में नहीं है, आगे आप कुछ कर सकते हैं तो कर लो, नहीं तो जय राम जी की, हमने तो बिजनेस से अपना मन हटा लिया है। इसके अलावा हमें क्या समस्या हो रही है, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि देश ने इतने वक्त में झेली है, वो है बेरोजगारी। जी हाँ, कोविड के बाद देश में कुछ बढ़ा हो ना हो, बेरोजगारों की संख्या काफी 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 ज्यादा बढ़ चुकी है। ये हम चीज जानते हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से बात करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। आपको विथ प्रूफ बताएंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा क्या है, क्या सुनहरे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, स्थिति चिंताजनक क्यों है, और हम सब के लिए सर पकड़ कर बैठने वाला टाइम आखिरकार क्यों आ गया है।
अब देखिए, बेरोजगारी एक ऐसी समस्या बनी देश में जिसे कोई चाह कर भी अनदेखा नहीं कर पाया, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम सभी ने देखा है कि कैसे लोगों को उनकी जॉब्स के लिए जो सैलरी दी जा रही थी उसे ही काफी हद तक घटा दिया गया। कुछ लोगों को तो उनकी सैलरी ही नहीं मिली। कुछ ऐसे लोग थे जो कि महीने महीने भर काम कर रहे थे, लेकिन उनके बॉसेस ने उन्हें निकालने से पहले दो बार नहीं सोचा। एक एक वक्त की रोटी के लिए लोग मोहताज हो गए। सेविंग्स का बचा हुआ एक एक रुपया घर से निकालना पड़ा, बैंक अकाउंट से निकालना पड़ा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था, कुछ बच ही नहीं पाया था। लेकिन जब बात की जाएगी डेटा की, तब गवर्नमेंट आपको बताएगी बड़े आराम से कि हमने रोजगार जनरेट करने के लिए बहुत कुछ किया। हमने हर घर तिरंगा का जो एक कैंपेन था वो चलाया, 500 करोड़ का बिजनेस हुआ, कई लोगों को रोजगार मिले और काफी सुनहरी चीजें सुनाई जाएंगी। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा वहां पर कि जो रोजगार मिले कब तक? ये एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुई, ये जो टेम्परेली चीजें दी जाती है, वो परमानेंट होंगी आखिरकार कब तक? क्योंकि चलिए मैं आपको बता दी हूँ, गवर्नमेंट अभी बड़ी शान से दिखा रही है कि जुलाई के महीने में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो काफी ज्यादा घट चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटकर 7.29% हो गया है, जो कि जुलाई के महीने का डेटा है। और अगर आप बात कर रहे हैं मई की, तो हाँ, मई में ये कितना था जी? मई में ये था 7.12%, यानी कि कितना भी घटा है मई के महीने से तो ज्यादा ही है। अब बढ़ा था तो कितना बढ़ा था? आपको बता दें कि जून 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 7.80% हो चुके थे। इसमें अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कि शहर में लोग कितने बेरोजगार थे, गांव में लोग, इसका भी अपना ही एक अलग आंकड़ा है। मई के महीने में शहरों में 8.21% लोग जो है वो बेरोजगार थे और जून के महीने में ये घट गए और 7.3% हो गए। और इसके बाद अगर रूरल एरियाज की बात की जाए तो वहां पर तो मई के महीने में बस 6.62% लोग जो है बेरोजगार थे, लेकिन जून के महीने में इनकी संख्या इट्स स्पाइक्ड अप गाइस, इट्स स्पाइक्ड अप, एंड ये हो गई थी 8.03%। गवर्नमेंट ये मिक्स्ड डेटा आपको नहीं बताएगी, वो आपको ये बताएगी कि जुलाई के महीने में 7.80 घटकर 7.29 हो गया है, जो कि कुछ वक्त पहले तक 7.12 था। ये बताना नहीं है किसी को, बड़ा सीक्रेट है भाई गवर्नमेंट का। इसके बाद आपको बता दें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपना एक डेटा दिया। डेटा काफी ज्यादा चौंका देने वाला था। जून के वक्त पे अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही गायब हो रही थी भाई, ऐसे ही क्यों हो रही थी? जून के महीने में ऐसे क्या झंडे गाड़े गए? जून के महीने में ऐसा क्या कमाल हो गया? बता दें कि जून 30 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 7.79% थी, लेकिन जुलाई 14 आते आते ये घटकर 7.29% हो गए। जी हाँ, यानी कि इतने से कम दिनों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। आखिर हुआ तो हुआ क्या? बारिश का सीजन आ गया। बारिश का सीजन आते ही लोग काफी सारे खेतों में रोजगार पर लग गए। लोगों को इस तरीके का काम मिलने लगा, किसी को बीज बोने का, किसी को खेतों में हल चलाने का। खेतों पर मजदूर बनकर लोग लौटने लगे। इसीलिए रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफी ज्यादा टेम्पररीली, जो इस वर्ड को थोड़ा दिमाग में बिठा लीजिएगा कि बस कुछ और कुछ वक्त के लिए इन लोगों को रोजगार मिला है, क्योंकि ये जो बीज रोपने का सीजन होता है ये सब निकलते ही लोग वापस उसी अनएम्प्लॉयड वाली कैटेगरीज में ही आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है कि एक बार खत्म हो गया तो दूसरी बार रोजी रोटी चलाने के लिए हमको क्या देना है। इनको खुद मेहनत मजदूरी करनी है, अपना पेट पालना है। आपकी चिंता है भाई, आपने बच्चे पैदा किए, आपने यहाँ रहने का फैसला लिया था, हमने आपको इस देश में इन्वाइट नहीं किया था, आप करो। हम बस ऑन पेपर दिखा देंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घट चुकी है। बम बम बोले कर दिया है सरकार ने, सब बेहद खुश है, लेकिन सब खुश नहीं है और ये चीज याद रखना जरूरी है। तो जून से जुलाई के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के बीच में ये फर्क आने का रीजन सिर्फ इतना ही था कि जुलाई में बारिश का सीजन आने के बाद खेतों पर लोग मजदूरों की तरह लौटने लगते हैं। इस मजदूरी की वजह से लोगों को 2 से 3 महीने के लिए रोजगार मिल जाता है, और ऐसे में जब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा निकाला जाता है तब वहां बेरोजगारों की संख्या काफी ज्यादा कम हो जाती है। और इसीलिए इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिलती है कि ऑन पेपर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा इतना ज्यादा सुहाना लगने लगता है कि है चलो देश में लोग खुश हैं। एक और चीज जो आपके जानने वाली है, जो आपको जानना बेहद जरूरी है, वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा सरकार ने पहले परोसा था कि चीजें देश में काफी ज्यादा सुधर रही है, तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि चीजें जो आपको लगने लगेगा कि सुधर रही है उसमें एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी क्या है,
इस पे एक बार क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये देखा गया कि कई लोग जिनको जॉब्स मिल रही थी उन्हें टाइम टू टाइम सैलरी नहीं मिल रही थी, जिन्हें सैलरी मिल रही थी वो उनके काम के हिसाब से डिसेंट बिल्कुल भी नहीं थी। डिसेंट तो फिर भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, लेकिन उतना भी नहीं था जितना कम से कम उन्हें मिलना चाहिए। इसके अलावा कई सारी जॉब्स ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पर आपको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, बेसिक एडवांटेज नहीं होते हैं आपके पास, और कोई सुख सुविधाएं नहीं है, यहाँ तक कि छुट्टियाँ भी नहीं होती है। और तो और आजकल तो चाय वाले, रिक्शा वाले, इन सारी चीज़ों को भी एम्प्लॉयमेंट के डेटा में जोड़कर सरकार सामने रख देती है आंकड़े की जी हाँ, बात यह है कि चीज़ें बहुत सुधर गई है, हमारी सरकार में इतने 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 लोगों को रोजगार दे दिया गया है। लेकिन जब भी आप ऐसे डेटा को पढ़े तो उसे क्रॉस चेक जरूर करें कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है, लोग अपनी अपनी जॉब से कितने खुश हैं, वाकई अगर कमा रहे हैं तो खाने भर के लिए, पेट भरने जितना मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, क्योंकि नंबर्स के पीछे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। अब एक बार फिर से उस सवाल पर आते हैं, लोग बेरोजगार हुए तो हुए, लेकिन कितने हुए? इससे जुड़ा जो मैं आपको डेटा बताने वाली हूं उसके लिए थोड़ा अपना दिल मजबूत कर ले, क्योंकि ये नंबर्स इतने बड़े हैं कि सुनने में दिल को काफी ज्यादा तकलीफ पहुंच सकती है। और अगर आप थोड़े कच्चे मन के तो आसपास किसी परिवार वाले को ले ले, साथ में बैठ के कीजिए, है ना। अकेले करेंगे तो मेरा पढ़ते टाइम ही दिल थोड़ा सा वो हो गया था, आपका भी हो जाएगा ना, हो इसके लिए करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? चेयर पे बैठ जाइए और आराम से सुनिए। रेडी? तो आपको बता दूं कि जून 2022 में जॉब्स जो है वो 404 मिलियन से घटकर जुलाई आते आते 390 मिलियन हो गई। यानी कि जून में जो संख्या काउंट की जाती थी, मई से काउंटिंग स्टार्ट की गई थी, 409 मिलियन जॉब वाले लोग थे। जुलाई का महीना आने से पहले घटकर सिर्फ और सिर्फ 390 हो गए। यानी कि 13 मिलियन लोगों को महज 2 महीने के अंदर अंदर अनएम्प्लॉयड कर दिया गया। इतने लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार का कोई ठिकाना नहीं है। चीजें खुली, चीजें बेहतर हो रही है, लेकिन जब तक लोग कमाएंगे नहीं, सरकार को पैसे दे नहीं पाएंगे, टैक्स पे नहीं करेंगे, सरकार का रेवेन्यू गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो इकोनॉमी गर्दिश में जाएगी, ये बात तय है। ऐसे में मेजॉरिटी का अनएम्प्लॉयड होना अपने आप में देश के उस भविष्य का एक इशारा है जो कि अंधकार की तरफ बढ़ने लगा है। अब इसके अलावा एक और चीज जो कोविड के टाइम के बाद से अब लोगों के नाक में दम कर चुकी है, एक ऐसी चीज जिसने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। जो यहाँ बात कर रही हूं मैं महंगाई की, जो कि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। कोई चीज रुकती भी नहीं दिख रही, चाहे पेट्रोल की बात की जाए, किरासन तेल की बात की जाए, फूड प्रोडक्ट्स की बात की जाए, हर चीज के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल के प्राइसेस तो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि कुछ सालों पहले तक साल भर में पेट्रोल के प्राइस में अगर 2 से 3 बार ऑल्ट्रेशन हो गया तो काफी बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन अब तो महीने की 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक के बीच में हर रोज पेट्रोल का दाम घटता बढ़ता दिखाई दे रहा होता है। पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर जा चुका है। ऐसे में लोगों के लिए बाइक खरीदना तो छोड़िए, बाइक को मेंटेन करना एक सर दर्द बन गया है, क्योंकि लोगों को अब समझ ही नहीं आता कि भाई इतना तो हम खर्च भी नहीं कर रहे, इतना तो हम कमा भी नहीं रहे, बचाए तो बचाए कैसे? पेट्रोल के लिए लोगों को 10 बार सोचना पड़ रहा है। किचन की जो चीजें उनके प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा बेसिक चीजें जो पैकेज्ड गुड्स, उन पर भी जीएसटी लागू कर दिया गया है। ये तो आप जानते हैं कि सारे पैकेज्ड गुड्स पर भी अब जीएसटी लिया जाता है। यानी कि दूध दही से लेकर चीनी मेवा, सारी चीजें जो कि आप खाने पीने की इस्तेमाल कर सकते थे वो महंगी हो चुकी है। कपड़ों की बात करें, जूतों की बात करें, बैग्स की बात करें, ऑटो फेयर्स, रिक्शा फेयर्स, कैब फेयर्स, हर चीज बढ़ चुकी है। लेकिन क्यों बढ़ी है? क्योंकि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और इतना बढ़ गया है जितना 23.5 साल में नहीं था। जो यहाँ होलसेल प्राइस इंडेक्स, वहां जो इन्फ्लेशन देखी गई है वो 23.5 साल के बाद, यानी कि 23 साल और 6 महीने के बाद जितना बढ़ गया है। ये जो चीजें अभी देखी जा रही है वो देखी ही नहीं गई थी। 2000 के बाद से ये चीजें सामने आई ही नहीं थी। 1998 में सबसे लो था, और उसके बाद अब ये चीज जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आ गई है। अब एक बार फिर से अगर आपको आंकड़ों के बारे में बताएं तो अब आप फॉलो करिएगा मेरे साथ कि 23.5 साल बाद जब चीज अपने पीक पर पहुंची है तो अभी कितनी है। अप्रैल 2022 में ये 15.38% था, मई में बढ़कर ये 15.88% हो गया, जो कि 23.5 साल के बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट था।
ये तो चलिए हम 23 साल के हिसाब से बता रहे हैं कि बहुत हाई था, बहुत हाई था, बहुत हाई था, लेकिन एक साल में कितना बढ़ा? यानी कि जो चीज़ें मई 2021 में हो रही थी, चीज़ें उससे कितनी अलग हो पाई। तो आपको बताएं कि जून जून महीने की बात की जाए तब होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो था वो जून 2021 में 12.07% था, जो कि जून 2022 में बढ़कर 15.18% हो चुका है। यानी कि एक साल में चीजें 3% बढ़ गई। और देश का क्या हुआ? सफर कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि अब दूसरा ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। लेकिन ऐसे कंटेंट के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।